आदाब खास बात के साथ मैं हूं इमरान अली बेग। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला का 2 रोजा इजलास शुरू। जलगांव इजलास में मुल्की और मिल्ली मसाइल का लिया जा रहा है जायजा। अखिलेश हुकूमत ने जावेद उस्मानी को चीफ सेक्रेटरी के ओहदे से हटाया। आलोक रंजन बनी रियासत के नए चीफ सेक्रेटरी। देर आयत दुरुस्त आयत कर्नाटक उर्दू अकादमी की तश्कील 9 मारूफ अदीबा डॉक्टर फौजिया चौधरी चेयरपर्सन मुंतखब। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला का 2 रोजा इजलास जलगांव में मुनक्किद हो रहा है। इजलास में शिरकत के लिए बोर्ड के तकरीबन सभी जिम्मेदारान जलगांव पहुंच चुके हैं। इजलास के पहले हिस्से में अब तक की बोर्ड की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और दूसरे हिस्से में शरई कानून के तहफ्फुज़ से मुताल्लिक पैदा होने वाले मसाइल को हल करने पर गौर व फिक्र किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मजलिस आमला का 2 रोजा इजलास जलगांव में मुनक्किद हो रहा है। इजलास में शिरकत के लिए बोर्ड के जिम्मेदारान जलगांव पहुंच चुके हैं। इजलास का रस्मी आगाज हो चुका है। बोर्ड के सेक्रेटरी अब्दुल रहीम कुरैशी का कहना है कि 2 रोजा इजलास में यकसा सिविल कोड समेत मुतअद्दिद मसाइल पर गौर व खौज किया जाएगा। और इसमें एक तो यह है कि हमारे जो अब तक की जो भी सरगर्मी रही है उसका हम जायजा लेते हैं, पिछले जो फैसले हुए हैं उसका जायजा लेते हैं, उसके बाद जो है अपनी जो सूरत हाल है उसका जायजा भी लिया जाता है। मुल्क में सियासी मंजरनामा बदलने के बाद पहली मरतबा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मजलिस आमला का इजलास हो रहा है। ऐसे में इस इजलास के दौरान मुस्तकबिल करीब में पैदा होने वाले इम्कानी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में वक्फ तरमीमी एक्ट और फिक़्ह वाराना फसाद मुखालिफ बिल की मंजूरी को लेकर भी तबादला ख्याल का इम्कान है। जैसे वक्फ के कानून के कुछ तरमात हैं। वक्फ के कानून का तरमाती बिल जो है अपने राज्यसभा में पेश हुआ था और सभी जानते हैं कि इलेक्शन जब होते हैं तो लोकसभा तो टूटती है लेकिन राज्यसभा नहीं टूटती, तो इस तरह से वो बिल जो है पेंडिंग है। और उसके अलावा आपके जो है एक और बिल जो फिल्खाना फसादात के इंसदाद से मुताल्लिक है, वो काम से मुताल्लिक है, वो बिल भी राज्यसभा में पेंडिंग है। अब हमको देखना ये है कि मौजूदा हुकूमत का रुझान क्या होता है। हम ये चाहेंगे कि साहब राज्यसभा के अंदर जो तोहफ़ा तरमीमी कानून का बिल है वो बिल हमारी अपनी तजावीज़ के साथ हुकूमत उसको पेश करे। जलगांव में पहली मरतबा ये इजलास हो रहा है जिसको लेकर जलगांव के मुसलमानों में काफी जोश खरोश का माहौल पाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह का एहसान और करम है कि महाराष्ट्र में बॉम्बे और बड़े शहरों के बाद जलगांव को ये एजाज हासिल हुआ। ये हमारे लिए तो बहुत फख्र की बात है। मेरे लिए, मेरे साथीदार, कुटुंब, खानदान, जलगांव शहर, जिला, बल्कि खानदेश के मुसलमानों के लिए फख्र की बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आमिला की मीटिंग और इजलास से आम हमको मिला। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इजलास में बोर्ड के सदर मौलाना राबे हसन नदवी, नायब सदर मौलाना जलालुद्दीन उमरी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी, सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना रफीक कासमी समेत मुल्क के कोने कोने से जय्यद उलमा इकराम शिरकत कर रहे हैं। इजलास में होने वाले फैसलों पर मुल्क भर के मुसलमानों की नजरें लगी हुई हैं। ईटीवी न्यूज जलगांव। महाराष्ट्र के शहर जलगांव में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला के इजलास में मौजूद है ईटीवी नुमाइंदा जमीर खान। आइए इनसे मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं, जो कि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जी जमीर, जैसा कि कहा जा रहा है कि इजलास के पहले हिस्से में अब तक की कारकर्दगियों का जायजा लिया जाएगा, कार्रवाइयों का जायजा लिया जाएगा और उसके दूसरे हिस्से में शरई कवानीन के तहफ्फुज़ से मुताल्लिक पैदा होने वाले मसाइल को हल करने के लिए गौर व फिक्र किया जाएगा, उसके लिए लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। एक ऐसे वक्त में कि जब कांग्रेस के 10 साल दौर इख्तिदार के बाद अब बीजेपी हुकूमत में आई है, किस तरह की यहाँ पर किस तरह से गौर व फिक्र किया जा सकता है? जी इमरान का ये काफी अहम मौका है जब ये इजलास हो रहा है, सब लोगों की निगाहें इस इजलास पर टिकी हुई है। और जैसा कि हमको यहाँ इत्तला दी गई कि आज जो पहला इजलास है, इस इजलास में साल भर की जो कारकर्दगी उसका जायजा लिया जाएगा। जो कुछ इससे पहले फैसले हुए थे उन फैसलों पर किस हद तक अमल हुआ है उस बारे में पहले पूरी मालूमात दी जाएगी और जो कुछ भी बातें रह गई थी जो अभी जिस पर अमल किया जाना था वो इन चीजों को फिर से एक बार निशाने के तौर पर मुकर्रर किया जाएगा। और जहां तक के इंतकामी नताइज है उसके बाद पैदा होने वाली जो सूरत हाल है, जिस ताल्लुक से बोर्ड के पेश नजर के जो अहम मामला है
जैसा कि यक्षा सिविल कोड का इशू है उस पर भी काफी गौर हो सकता है, उस ताल्लुक से भी कुछ बातें सामने आ सकती है। और इस तरह के अलग अलग जो अहम मौजूद है अदालतों में शरई कवानीन के खिलाफ जो फैसले आ रहे हैं उस पर भी काफी संजीदगी से गौर किया जाएगा। इस तरह की बातें इस 2 रोजा मीटिंग में होने की सलाह है। नरेंद्र मोदी के हलफ लेने के बाद कई तरह के तनाजे मंजर आम पर आए हैं, जैसा कि 370 का एक मामला उठा, उसके बाद यकसा सिविल कोड का मामला उठा, तो बीजेपी के इरादे इससे साफ जाहिर हो रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस सूरत हाल में किस तरह की संजीदगी से यहाँ पर गौर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, इस सूरत हाल पर काफी कुछ बातें तय की जाने वाले तय की जा सकती है और उसको लेकर एक ठोस नए अमल आने वाले 5 सालों के लिए मुसलमानों के सामने रखा जा सकता है कि वो किन किन चीजों पर खासतौर से ख्याल रखें और क्या कुछ बातें ऐसी होंगी जो उन्हें यहाँ पे जो तो उनका ख्याल रखना होगा। और 2 रोजा एजेंडे के कुछ मुकाबले हमारे पास किए गए, खासतौर से इसमें इस्लामी माशरा और आईनी असूल कसा तहरीक, दारुल खजा कमेटियों का क्याम और तकरीम शरीयत कमेटी, इस तरह की कुछ मालूमात हमको फराहम है जो इजलास में मेरे बैठ आएगी। तो इस तरह की अलग अलग चीजें इस 2 रोजा मीटिंग में होने वाली। जमीर, जलगांव में इजलास हो रहा है, किस तरह के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं? इंतजाम काफी अच्छे किए गए। यहाँ पे एक नेशनल हॉल का जो एक बड़ा हॉल है उसमें सारे लोगों के इंतजाम किए गए हैं और मेहमानों के ठहरने करने के अच्छे इंतजाम है। और खासतौर से जो कल इजलास आम होने वाला जो कि फैसले 2 दिन लगे जाएंगे, कल शाम में इजलास आम में उन फैसलों के ताल्लुक से खुलासा किया जाएगा और अवाम को लाहे अमल दिया जाएगा। जी जमीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे जमीर खान जो हमें तफसील बता रहे थे जलगांव से। जलगांव में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मजलिस आमिला का 2 रोजा इजलास शुरू हो चुका है। मेहमान और सभी यहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में इजलास का आगाज होगा। मिल्ली और मुल्की मसाइल पर इस इजलास में खास तौर से गौर फिक्र किया जाएगा। बढ़ते आगे, लोकसभा इंतखाबात में शर्मनाक शिकस्त के बाद समाजवादी पार्टी इक़्तिदार वाली अखिलेश हुकूमत ने इंतजामी मशीनरी में बड़ी तब्दीली की है। रियासत के चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। जावेद उस्मानी गुज़िश्ता 2 साल से चीफ सेक्रेटरी के अहम मनसब पर फाइज थे। जावेद उस्मानी की जगह सीनियर IAS आलोक रंजन को अब उत्तर प्रदेश का नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा हुकूमत ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रही है। जिना बिल जबर और कत्ल गारतगिरी की बढ़ती वारदातों ने रियासत में आईन व कानून की सूरत हाल को तबाह व बर्बाद कर दिया है। AIPWA की जनरल सेक्रेटरी ताहिरा हसन ने बदायूं का दौरा करने के बाद वाज़ेह किया कि अखिलेश सरकार में पुलिस ही जराइम करने वाले लोगों और डॉन माफियाओं से मिली हुई है। खुलेआम दी और दबंगों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया और बलात्कार करके ही नहीं, इतनी हीनियस क्राइम है, उनको मार दिया, मारने के बाद पेड़ों पर टांग दिया गया और पुलिस जो है वो उसमें पूरी तरह से कांस्टेबल मिला हुआ था। जो रक्षक है जिसका काम है रक्षा करना, जो FIR लिखना, जो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जिसका काम है, वो पूरी तरह से दबंगों के साथ, इन जालिमों के साथ खड़ा हुआ पाया गया और बाद में जाके घर वालों को बताया भाई तुम्हारी बच्ची ढूंढ रहे थे, पेड़ों पे लटकी हुई है। तो ये सवाल खड़ा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर, लोगों में डर क्यों नहीं है? क्राइम बराबर बढ़ रहा है, इसकी मेन वजह है कि लोगों में डर नहीं है। लोगों को पता है अगर हम इस तरह का क्राइम करेंगे, और महिलाओं की तो हालत ये है कि एकदम कॉमोडिटी है, एक कूड़ेदान में डाल देने वाली चीजों से बदतर हालत है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ईरान में इस्लामी इनकलाब के रूह रवा इमाम खुमैनी की 25वीं बरसी मनाई जा रही है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। इमाम खुमैनी की बरसी के सिलसिले में प्रोग्राम में शिरकत के लिए एक हिंदुस्तानी वफ्द भी तेहरान गया हुआ है। इसमें सहाफी और दानिश्वर भी शामिल है। वफ्द को इमाम खुमैनी से जुड़े यादगार मकामात का दौरा कराया जा रहा है। इमाम खुमैनी की बरसी के सिलसिले में अहम प्रोग्राम 4 जून को मुनक्किद होगा। इस प्रोग्राम में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम किया जाएगा।
नाज़रीन, हिंदुस्तान से रवाना वफ्द में ETV उर्दू के दहली ब्यूरो चीफ खुर्शीद रब्बानी भी शामिल है। इस दौरे और ईरान में मुतवक्किल प्रोग्रामों के ताल्लुक से मजीद तफसीलात बताने के लिए फोन लाइन पर वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी खुर्शीद रब्बानी, ईरानी रहनुमा इमाम खुमैनी की याद में मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों का शेड्यूल क्या है? बिल्कुल इमरान, जैसे आपने बताया अभी कि हजरत इमाम खुमैनी की 25वीं बरसी मनाई जाएगी और वो 4 जून को यहाँ पर मनाई जाएगी। इससे पहले ही डेलीगेशन यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ पहुंच चुके हैं। तकरीबन 1.5 दर्जन ममालिक से यहाँ पर डेलीगेशन आए हैं और उसमें 400 से जायद नुमाइंदे मौजूद हैं और अलग अलग तरह के प्रोग्राम रखे गए हैं। आज जो है तकरीब का जो है यहाँ पर, क्योंकि जो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे तो हजरत इमाम खुमैनी के हाउस, मतलब कि उनका घर है जहाँ पर उन्होंने वक्त गुजारा है और जहाँ पर अपनी फैमिली के साथ हो रहे हैं। आज डेलीगेशन को वहाँ ले जाकर मतलब जो है दिखाया गया, तमाम चीजों से जो है वो उनको जानकारी दी गई और फिर लाइब्रेरी लेकर के ले जाया गया पूरे वफद को और बताया गया कि किस सादगी से और किस पाकिस्तान के साथ वो उस घर में रहते थे। एक तेहरान में एक साधारण सा, मतलब उसको कहेंगे एक आम सी गली है और उसमें एक आम सा घर है। वहाँ पर हजरत इमाम खुमैनी ने अपना वक्त गुजारा, अपने फैमिली के साथ रहे और वहाँ पर अपने आखिरी दिनों में जो है उन्होंने तमाम तरह की जो ईरान के लिए बेहतरी हो सकती है, ईरान को एक मुकम्मल इस्लामी मुल्क बनाने में जो उन्होंने अपना अहम रोल अदा किया था। तो आज उनके घर पर लेकर के गए पूरे वफद को और बताया गया कि किस तरीके से हजरत इमाम खुमैनी वहाँ पर थे। जी इमरान जी खुर्शीद, इमाम खुमैनी की बरसी के ताल्लुक से 4 जून को अहम प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम किस तरह का हो सकता है और उससे पहले इन दिनों में किस तरह का प्रोग्राम वहाँ पर है? बिल्कुल 4 तारीख को अहम प्रोग्राम जो बड़ा प्रोग्राम है वो 4 तारीख को है। हजरत इमाम खुमैनी की जो 25वीं बरसी है उसको मनाया जाएगा और वहाँ पर जितने भी ममालिक से डेलीगेशन आए हुए हैं उनको ले जाया जाएगा। वहाँ पर एक तकरीब का इनकाद किया जाएगा और तेहरान में ही जो श्राइन है हजरत इमाम खुमैनी की, वहाँ पर एक उनकी जिंदगी मुबारक के बारे में जो है बात की जाएगी। बताया जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने इस मुल्क को एक ऐसे सिस्टम से निकालने के लिए या मगरबी ताकतों की तंगी से बचाने के लिए किस तरीके से उन्होंने अपनी लड़ाई को इस्लामी तालीमात के जरिए, कुरान की रोशनी के तहत अपनी लड़ाई उन्होंने लड़ी। तो ये जो अहम प्रोग्राम है ये 4 जून को मुनक्किद किया जाएगा और तेहरान में जो श्राइन है हजरत इमाम खुमैनी की, वहाँ पर तमाम लोग मौजूद होंगे। उससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम थे। कल भी एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस रखी गई है, उसमें भी सारे डेलीगेट जो है वो शामिल होंगे। उसके बाद फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है और उस दिन जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर हसन रोहानी, उनसे तमाम डेलीगेट्स की मुलाकात कराई जाएगी जी। और तो अलग अलग जगहों पर डेलीगेट्स को लेकर ले जाया जाएगा ताकि ईरान के कल्चर के बारे में भी लोगों को पता चल सके और ईरान किस तरीके से इस्लामिक रिपब्लिक बना उसकी जानकारी भी तमाम ममालिक के लोग आए हैं, डेलीगेट्स आए हैं, उनको दी जा सके। तो अलग अलग तरह के प्रोग्राम रखे गए हैं और इन प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो आज से हो गई है और ये 4 तारीख तक लगातार ये जारी रहेंगे। इमरान जी खुर्शीद रब्बानी, हिंदुस्तान और ईरान के कदीम रिवायती सकाफती कल्चरल ताल्लुकात रहे हैं, तो आप वहां मौजूद हैं। किस तरह की यकसानियत, अगर खासतौर से हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली की अगर बात की जाए तो ईरान को किस तरह से यकसानियत वहां पर आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल इमरान, क्योंकि ईरान के बाद अगर शिया कम्युनिटी की सबसे बड़ी तादाद रहती है तो वो हिंदुस्तान में रहती है और हिंदुस्तान और ईरान के जो रिश्ते हैं वो हमेशा से बेहतर रहे हैं और दोनों ही मुल्कों के जो बाशिंदे हैं, जो लोग हैं, वो एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते रहे हैं। खासतौर से अगर हम बात करें जो शिया कम्युनिटी है जो हिंदुस्तान में रहती है वो तालीम हासिल करने के लिए, आला तालीम हासिल करने के लिए, इस्लामी तालीम हासिल करने के लिए ईरान का रुख करते हैं और ईरान हमेशा आते रहते हैं। तो हर तरह के ताल्लुकात यहाँ पर हैं। हम कल लोगों से बात करें, जब कल हम यहाँ पहुंचे, आज भी बहुत सारे लोगों से बात की, तो वो हिंदुस्तान को लेकर के और हिंदुस्तान के सिस्टम को लेकर के हमेशा ही, हिंदुस्तान के बाशिंदे को लेकर के हमेशा ही उनके अंदर जो है वो जानने की एक ललक हम महसूस करते हैं। और जहाँ तक रिश्ते की बात हो तो रिश्ते हमेशा से बेहतर रहे और लोग यहाँ से चाहते हैं कि रिश्ते भी बेहतर हो। और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दीनी मदारिस हैं और बड़े तालीमी इदारे हैं जहाँ पर हिंदुस्तान के, जैसे आपने कहा कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर हैदराबाद, वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, आला तालीम हासिल कर रहे हैं और वो हिंदुस्तान और ईरान के रिश्तों को बेहतर बनाने में वो भी जो है अपना एक अहम रोल अदा करते हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो रिश्ते हैं इनमें जो है वो हमेशा ही मिठास बनी हुई है
और इन रिश्तों को मजबूत करने के लिए दोनों मुल्कों की आवाम जो है वो अपने लेवल पर काम कर रही है। इमरान जी, खुर्शीद रब्बानी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे खुर्शीद रब्बानी जो तेहरान से हमें तफसील बता रहे थे। हजरत इमाम खुमैनी की बरसी के सिलसिले में 4 जून को एक अहम प्रोग्राम तेहरान में मुनक्किद होगा। उससे पहले एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम किया गया है। बढ़ते आगे, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने मुतालबा किया है कि बीजेपी की क़यादत वाली मरकज की नई हुकूमत ग्रोथ इंक्लूसिव यानी मुल्क की तरक्की में सभी तबकात की शमूलियत को यकीनी बनाए। बेंगलुरु में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का 2 रोज़ा फेडरल वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में लोकसभा इंतखाबात के नताइज और मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। लोकसभा इंतखाबात के बाद वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की फेडरल वर्किंग कमेटी का पहला इजलास बेंगलुरु में मुनक्किद हुआ। इस 2 रोजा इजलास में लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की अक्सरियत के साथ कामयाबी और दीगर अहम पार्टियों की शिकस्त की वजूहात का जायजा लिया गया। डब्ल्यूपीआई के मुताबिक 2014 के आम इंतखाबात में बीजेपी को 31% वोट जबकि दीगर तमाम सियासी पार्टियों को 69% वोट हासिल हुए हैं। भले ही बीजेपी ने अक्सरियत के साथ अपनी हुकूमत बना ली हो, लेकिन मुल्क के 69% वोटर आज भी बीजेपी के नजरियात से इत्तेफाक नहीं रखते। हमारा ये एहसास है गो कि इस मुल्क की 69% पॉपुलेशन ने बीजेपी को पसंद नहीं किया है, लेकिन बाकी जो 31% का वोट है वो कंसंट्रेट हुआ और 69% वोट बिखर गया। तो इसके मुकाबले अगर इस मुल्क में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की कोशिश की जाए तो ये जिस पार्टी को जितना वोट मिले उसके उतने नुमाइंदे पार्लियामेंट पहुंचने चाहिए। तो छोटी पार्टियों को भी पार्लियामेंट में स्पेस मिल जाएगा और मुल्क की अक्सरियत जिनको नुमाइंदा समझती है उन लोग पार्लियामेंट में आ जाएंगे। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नुमाइंदों ने मुतालबा किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी तरक्की में तमाम तबकों की शमूलियत को यकीनी बनाए। गवर्नमेंट बन गई, गवर्नमेंट सरकार है और इनको हम सब लोगों को सरकार के पास एक रिकॉर्ड रखना चाहिए। जो इश्यूज हैं हम लोगों के डेवलपमेंट के, एजुकेशन के, सिक्योरिटी के बड़े हुए सरकार के सामने पेश करने के लिए सरकार के ये पैसे हमको मानना चाहिए कि जिस तरह इंक्लूसिव ग्रोथ के नाम पर वो उन्होंने पूरा इलेक्शन कंडक्ट किया है तो इंक्लूसिवनेस का एक पार्ट हम भी हैं। होगा टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कि वो जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो सिर्फ एक चंद सेक्शन या एक स्मॉल ग्रुप ऑफ सोसाइटी के लिए नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लिए है, पूरे इंडिया के लिए है। वो अगर डेवलपमेंट सही मायने में चाहते हैं तो सबको साथ लेके चलना है, जिनमें माइनॉरिटीज भी हैं, दलित भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, इन सबको अगर साथ लेकर डेवलप करेंगे तभी तो देश की तरक्की होगी, तभी देश की। इजलास में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने आम इंतखाबात में अपनी कारकर्दगी का भी जायजा लिया। वाज़ेह है कि 5 रियासतों के 26 पार्लिमानी हलकों में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। जनरल सेक्रेटरी कासिम रसूल इलियास का कहना है कि चंद हलकों में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवारों को बड़ी तादाद में वोट हासिल हुए हैं, जिसकी वजह से पार्टी अपने सियासी मुस्तकबिल को लेकर काफी पुरउम्मीद है और एक मुतबादिल की हैसियत से उभरना चाहती है। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात से कबल मराठा रिजर्वेशन का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। इस दरमियान मौलाना आजाद अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन और कांग्रेस लीडर अमीन पटेल ने भी हुकूमत महाराष्ट्र से मुसलमानों के लिए तालीम और रोजगार में 10% रिजर्वेशन फराहम करने का मुतालबा किया है। अमीन पटेल ने कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा 2 रोज बाद शुरू होने वाले महाराष्ट्र असेंबली के इजलास में किया जाएगा। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज की मुआशी, समाजी और तालीमी पसमानगी का जायजा लेने वाले महमूद रहमान कमेटी रिपोर्ट ने रियासत में मुसलमानों को 8% रिजर्वेशन फराहम करने की भी सिफारिश की है। मांग ये है कि जो पिछले कई कमिटीज ने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि आज जो मुस्लिम्स है वो बहुत पीछे हो गए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। आज हमारे वहाँ बहुत सारे रिजर्वेशन है। जब मराठा रिजर्वेशन की बात चल रही है तो मुसलमानों को 10% गवर्नमेंट सर्विसेज में और एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन मिलना चाहिए।
कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट मौलाना इसरारुल हक कासमी का कहना है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत को आईन हिंद की रोशनी में ही काम करना होगा और मुल्क में कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रुकन पार्लियामेंट इसरारुल हक कासमी मुंबई में एक प्रोग्राम में शरीक थे। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि मुतनाज़ मौज़ूआत के खिलाफ अवामी बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। ईटीवी नुमाइंदा मुहियुद्दीन ने उनसे बातचीत की। 370 के बाद ये मुसलमानों में तशवीश है कि एक कॉमन सिविल कोड को नाफिज करने की कोशिश करेगी बीजेपी को। आपकी क्या भूमिका होगी इस तरह मामले में? मैं इसी के लिए ये बात कह रहा हूँ कि ये सब रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर दफा 370 भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, इसलिए मैं इसको बड़े दायरे में इस मसले को उठाना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज होने नहीं देंगे, कोई तब्दीली उसमें नहीं होने देंगे और इसी के लिए ये सेकुलर ताकतों का महाजी बनाने की कोशिश करें, हम लोग मिलकर के काम करेंगे। मैं सख्त मुखालिफ हूं इसका कि दस्तूर को बदला जाए। 370 भी उसी का हिस्सा है, उसको अगर समाप्त करता है तो ये मुल्क को बर्बाद करने वाला एक अमल होगा और मैं इसका यहाँ भी अपोज करता हूँ और पार्लियामेंट में भी इसको अपोज करूँगा। लेकिन जो मतलब जैसा सिविल कोड की बात की जा रही है बीजेपी के कुछ लीडरों की तरफ से, देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या दफा 370 हो या जो 3 एजेंडा इनका है, ये सब उस वक्त आएगा जबकि कॉन्स्टिट्यूशन को ये बदलना चाहेंगे। इसलिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदलने से रोक देंगे तो ये नहीं ला सकेंगे, वरना यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक ऐसी चीज है कि जो इस मुल्क को तोड़ देगा। मैं कहता हूं इस बात को, यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये है कि हर आदमी को समान नागरिक कानून होगा, तो हर आदमी एक तरीके पर शादी करे, एक तरीके पर अपने मुर्दे को डिस्पोजल करे, एक तरीके पर अपने जायदाद की तकसीम करे। ये इस मुल्क में नहीं चलेगा, इससे ये मुल्क टूट जाएगा। लेकिन क्या कांग्रेस तैयार है इन सब हथकंडे से निपटने के लिए? आखिरकार कर्नाटक में उर्दू अकेडमी की तश्कील नौ अमल में आ ही गई। रियासत की मारूफ अदीबा डॉक्टर फौजिया चौधरी कर्नाटक उर्दू अकेडमी की नई चेयरपर्सन मुंतखब हुई हैं। इस सिलसिले में महकमे अक़लियत बहबूद ने हुक्मनामा जारी किया है। डॉक्टर फौजिया चौधरी की क़यादत में रियासती हुकूमत ने 10 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। मारूफ शायर शफीक आबिदी, रोजनामा सियासत के सीनियर सहाफ़ी रिजवानुल्लाह खां, रोजनामा सालार के सीनियर सहाफी रफी भंडारी, नेमतुल्लाह खान और दीगर शामिल हैं। कर्नाटक उर्दू अकेडमी की नौमुंतखब चेयरपर्सन डॉक्टर फौजिया चौधरी ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी। गुलबर्गा से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर फौजिया चौधरी बेंगलुरु के होम साइंस कॉलेज में शोबे उर्दू की सदर रही हैं। अफसाने निगार, मुतरजिम, खाका निगार के तौर पर डॉक्टर फौजिया चौधरी कर्नाटक के उर्दू हलकों में जानी पहचानी शख्सियत हैं। 2 जून बरोज पीर फौजिया चौधरी बेंगलुरु में उर्दू अकेडमी के दफ्तर में अपने ओहदे का बाज़ाब्ता जायजा लेंगी। मैं तमाम उर्दू के चाहने वालों का और उर्दू लिखने पढ़ने वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले मुझे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने मुझ पर मुझे ये जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही मैं कर्नाटक के सीएम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर जनाब कमरुल इस्लाम साहब की मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मेरी सलाहियतों पर भरोसा किया। कानपुर में बेटी बचाओ मुहिम के दौरान पैरामेडिकल से वाबस्ता अफराद ने खुसूसी बेदारी मुहिम का आगाज किया है। इस मुहिम में मुस्लिम डॉक्टरों की काफी तादाद शामिल है। मुहिम के तहत मुनक्किदा प्रोग्राम में डॉक्टरों ने इस बात का आज़म किया कि वो बेटियों को बचाने और बेटे की चाहत में इसकात हमल रोकने के लिए मौसर अंदाज में मुहिम चलाएंगे। बेटी बचाओ अभियान एक बहुत ही जरूरी अभियान है एंड आई थिंक ये सबको लेना चाहिए, क्योंकि आजकल जो अल्ट्रासोनोग्राफी हो रही है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, इसमें काफी सारे लोग सेक्स डिटरमाइन करके जो बेटी होती है अगर तो उसको अबॉर्ट करा देते हैं। काफी सारे हॉस्पिटल्स के बाहर पॉलिथिन्स के अंदर बेबी की बॉडी पाई जाती है और ये चीज इस चीज को प्रमोट करती है कि आई मीन जो एबॉलिश करते हैं इन सब चीजों को, इससे ये होता है कि हम बेटियों को बचाएं, क्योंकि बेटियां बहुत इम्पोर्टेंट हैं हम आजकल सारी फील्ड्स में। खास बात में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।